नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा आज हम एक और सच आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमारा वायदा था कि सिर्फ जीत हार या चुनावी रिजल्ट तक नहीं, उसके पीछे के हर सच को हम आप तक लेकर आएंगे। एनडीए को बड़ी जीत मिली और एनडीए को बड़ी जीत दिलाने में आधी आबादी की भूमिका सबके सामने रही, ये हर कोई जानता है। हम जान चुके हैं कि महिलाओं के खाते में सरकार की ओर से भेजे गए 10,000 रुपए ने कैसे एक बड़ा काम किया, गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन सिर्फ यहां तक सच नहीं है, इसके अलावा भी कई और तरीके से लोगों तक कैश रकम पहुंचाई गई। इसका खुलासा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया। पीके प्रशांत किशोर ने दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान सरकार ने बिहार के लोगों के खाते में तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए बांटे हैं। सो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सवाल ये कि 10-10 हजार रुपए के अलावा और किस योजना के नाम पर चुनाव से पहले लोगों में कैश बांटा गया। पीके का दावा, एक विधानसभा में कम से कम 60 से 62 हजार महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। क्या ये वोट खरीदी नहीं है? और प्रशांत किशोर अपने इस्तीफे वाले बयान से कैसे पलटी मार गई, ये सच भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी स्टोरी लेकर आएंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जहां एक बार फिर से हलचल मची है, खलबली मची है। फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग, नादारद रहे शिंदे के कई मंत्री। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से नई करवट आने वाली है? सवाल, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच किन किन बातों को लेकर के खटपट चल रही है, जो कि लगातार सामने आ रही है, और क्या बीजेपी शिंदे की सेना को तोड़ने में लगी है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे, रहिएगा हमारे साथ। शुरुआत बिहार चुनाव के नतीजों और उसको लेकर किए गए प्रशांत किशोर के दावों से। दरअसल बिहार में उम्मीदों से पूरी तरह उलट रिजल्ट पाने के बाद आज जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने मुखातिब हुए, हाजिर हुए। चुनाव में अपनी असफलता पर चर्चा करने आए प्रशांत किशोर ने पार्टी की हार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन लगे हाथ एनडीए की बम्पर जीत के पीछे एक बड़े फैक्टर का खुलासा कर दिया। प्रशांत किशोर ने एनडीए की इस जीत के पीछे सरकार की ओर से बांटे गए पैसों को बड़ी वजह बता दिया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। करीब करीब 1 लाख आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता से जुड़ी महिलाओं को लगभग 10,000 करोड़ अलग से दिए गए। इसके अलावा विकास मित्र और टोला सेवकों को एक मुश्त एक बार में 25-25 हजार दिए गए। यही नहीं, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए थे, उनको भी कपड़ों के नाम पर 5-5 हजार रुपए दिए गए। इन सबको मिलाकर कुल तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। और यह सब हुआ ठीक चुनाव से पहले, एन पहले। प्रशांत किशोर के मुताबिक सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा, यानी कि योजना की जो घोषणा है, वो 40,000 करोड़ रुपए की थी। भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब करीब
40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब ये माने अगर प्रशांत किशोर की, तो चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से जो पैसे भेजे गए वो पूरी तरह वोट खरीदने के लिए समझे जा सकते हैं। क्रक्स तो यही था। हालांकि इस पर हमने जब जांच शुरू की तो कई तरह के फैक्ट सामने आए। इसके पीछे के फैक्ट्स क्या थे? दरअसल महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए, वो हमने आपको भी दिखाया था, वो घोषणा भी हुई थी, वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भेजे गए। अब इसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को की थी। अब इसकी पहली किस्त सितंबर में जारी कर दी गई थी। इसके अलावा जो पीके कह रहे आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, ममता योजनाओं से जुड़ी महिलाओं की जो राशि दी गई है वो उनके मानदेय का हिस्सा था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने इन योजनाओं से जुड़ी जो महिलाएं थी उनका मानदेय बढ़ा दिया था, 2 गुना कर दिया था, और ये बढ़ी हुई राशि के हिसाब से उनको दिया गया। लेकिन यह भी पहले दिया जा चुका था। विकास मित्र और टोला सेवकों को एक मुश्त एक बार में 25-25 हजार रुपए दिए गए। अब जानकारी के मुताबिक यह रकम उन्हें टैब खरीदने के लिए दी गई, और ये दोनों योजनाएं हैं जो कि बिहार में काफी पहले से चल रही हैं। विकास मित्र महादलित परिवारों के बीच सरकार के दूत के रूप में काम करते हैं, जबकि टोला सेवक अनौपचारिक रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हाल ही में विकास मित्रों का मानसिक मानदेय जो था वो 13,700 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, और टोला सेवकों का मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया। अब प्रशांत किशोर एक और बात कहते हैं कि प्रवासी जो मजदूर थे, जो आए वो थे, उन्हें 5-5 हजार रुपए भी दिए गए। इसका भी उन्होंने आरोप लगाया। अब इसको लेकर जब हमने तफ्तीश की, जो जानकारी हमने मिली, जो फैक्ट्स हमें मिले, वो ये कि राज्य सरकार बिहार श्रमिक वस्त्र सहायता योजना चलाती है पहले से, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड जो मजदूर लगा लीजिए, क्षेत्र के जो काम करते हैं लोग, उनके लिए एक वित्तीय सहायता योजना है, काइंड ऑफ हेल्प। इसके तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को सीधे उनके खाते में 5,000 रुपए की राशि वस्त्र खरीदने के नाम पर जो है हस्तांतरित की गई थी, और यह हुआ विश्वकर्मा पूजा के दिन, यानी कि 17 सितंबर को। 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में 5,000 रुपए भेजे गए, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश ने दी थी। खैर, सरकार ने सभी विभाग के लोगों को पैसे किसी ना किसी योजना के तहत और ऐसी योजना के तहत दिए हैं जो पहले से चल रही थी। लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि ये सारे पैसे संबंधित लोगों को चुनाव से ठीक पहले दिए गए, तो इसलिए सवाल उठाना लाजमी है। हालांकि जेडीयू ने पीके के इन आरोपों पर जवाब देते हुए उनकी वादों वाली योजनाओं पर पलटवार किया। सुनिए।
के पहले तो प्रशांत किशोर पारिवारिक लाभ कार्ड बनाकर महीना में 20-20 हजार रुपए का सहायता देने की पेशकश कर रहे थे। वो था वोट खरीदने का प्रयास। नीतीश कुमार जी की ईमानदारी को लेकर सारे लोग आश्वस्त हैं। और जिन महिलाओं के वोट की बिक्री की आप बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं का वोट बिकाऊ है क्या? जाइए, सब लोग झाड़ू लेके आपका इंतजार कर रही हैं। जनता कभी भी रोज रोज सनसनीखेज आरोप लगाने वाले नेताओं के पीछे नहीं खड़ा होती है। दरअसल प्रशांत किशोर ने महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए को वोट खरीदने के मसले से जोड़ा। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना का जिक्र उनके दावों को लेकर के कहा कि सरकार की नीयत अगर साफ है तो महिलाओं से जो उन्होंने वायदा किया है वो 10,000 के बाद 6 महीने का एक और वायदा है, 2 लाख रुपए की सहायता, वो भी देनी चाहिए। क्या वो देंगे? उस वायदे को सरकार पूरा करे, नहीं तो यह समझा जाएगा कि यह पैसा सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए था। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। अब दरअसल नीतीश सरकार की तरफ से जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को रोजगार के लिए दिए गए, उसको लेकर शुरुआत में महिलाओं को बहुत तरह का कंफ्यूजन था, क्योंकि ये पैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे। ज्यादातर महिलाएं ये सोच रही थी। ये कंफ्यूजन जब दूर हुआ तो महिलाएं इसको लेकर के काफी मुखर हो गई। फिर वो बोलने लगी, फिर ये भी कहने लगी कि एनडीए ने जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता, मेरे सहयोगी राजीव रंजन लोगों के बीच जाते हैं, माहौल क्या है, लोगों से बात की, महिलाओं से बात की और आप तक पहुंचाया उनका रुख, जिसमें उनका रुख इस 10,000 रुपए को लेकर के क्या कुछ था, सुनिए। 10,000 नहीं, वो बात 10,000 वाली नहीं है। आया है कि नहीं? हाँ, आया है। आपको भी आया? हाँ, आया है। हम लोग मतलब जो हमारे जीविका दीदी जो हमसे जुड़ी हुई थी, तो हमारा तो मान लीजिए नहीं आया, लेकिन बाकी जो महिलाएं जो जरूरतमंद हैं उनका आया, ये बड़ी बात। उसका असर कितना है? हाँ, असर तो है उसका असर है। भाई 10,000 आ गया तो आ गया तो 10,000 में पेट चलेगा भैया? आप बताइए, 10,000 ने एगो लड़का के एडमिशन कराएंगे छोटा बच्चा को तो 10,000 से जास्ती 15,000 20,000 लगता है भैया। जैसा स्कूल में पसंद करेंगे वैसा अनुसार पैसा लगता है ना भैया। तो 10,000 ने क्यों नीतीश सरकार पैसा नहीं लेंगे? कभी ना लिखित देंगे नीतीश सरकार, तो हम लोग कहते हैं। तो कह रहा है उनके पार्टी के नेता की खाली लोग भरमा रहे हैं, ये 10,000 वापस नहीं लेंगे। कोई गारंटी नहीं है भैया, अभी लिखित के अनुसार कहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। 10,000 के कभी 20,000 कह देंगे बैंक ने। कोई दीदी कह रही है कि हमारे इतना कट गया, तो कोई कह रहा है इतना कट गया। क्यों कट रहा है भैया? सबके आधार कार्ड ले लिए हैं, ये अनुसार वो काट लिए हैं, तो बैंक में जाते हैं तो ये है वो है, फला ढकना करके। कोई दीदी के 10,000 नहीं आया तो वो कह रही है कि तुमको गलती है। तो आपने सुना महिलाएं क्या कह रही थी। अब आपको नीतीश कुमार की पूरी योजना समझाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सीएम नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और उन्हें स्वावलंबी बनाने के मकसद से शुरू की गई। राज्य में 29 अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना का उद्देश्य राज्य में सभी परिवारों को महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना था, परिवार की आय में वृद्धि करना था। जो पहला फेज था, प्रथम चरण था, सभी पात्र महिलाओं को बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। जो महिला अपने रोजगार की शुरुआत करेगी, उनके उद्यम को बढ़ाने के लिए 6 महीने में आंकलन करके 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब तक लगभग 1,50,00,000 महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। अब जो बाकी
बची हुई पात्र महिलाओं के खाते में दिसंबर 2025 तक पैसे भेजने का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है। इस योजना के तहत महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। किराना, फल, सब्जी, बर्तन, खिलौना, स्टेशनरी की दुकान, कुछ भी खोल सकती है। साथ ही ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज, फोटोकॉपी सेंटर, कृषि, गौ पालना, मुर्गी पालना, इस तरह का कोई व्यवसाय जो है वो कर सकती है। योजना का लाभ राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला ले सकती है। रोजगार योजना यह केवल एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक महाअभियान है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। योजना यहाँ तक सीमित नहीं है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। तो सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को किसी भी स्तर पर कभी भी वापस नहीं करना है। ये राशि पूर्ण रूप से राज्य सरकार की ओर से अनुदानित है। ये कोई ऋण नहीं है, लोन नहीं है। सरकार के स्तर से निर्गत किसी भी संकल्प दिशा निर्देश में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को वापस किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। खुद इसका जिक्र सीएम नीतीश कुमार अपनी रैलियों में कई बार कर चुके हैं। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। खैर, चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए गए। अब इसका रिटर्न गिफ्ट भी महिलाओं ने एनडीए को 200 सीट पार करके दे दिया। अब सवाल 2 लाख रुपए को लेकर है और इसी रकम के बहाने प्रशांत किशोर ने अपने संन्यास के लिए एक नई शर्त रख दी। सुनिए क्या है। का सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर ने इससे पहले न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। जीत गया, दिल्ली जीत गया, तो भाई बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं उस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है। तो अपने इसी बयान को लेकर प्रशांत किशोर पहले से ही लोगों के निशाने पर थे। ऐसे में अब पीके ने अपने संन्यास के लिए एक नई शर्त जोड़ दी है, क्योंकि पीके जानते हैं कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार दिए गए हैं उन सभी महिलाओं को 2-2 लाख नहीं दिए जा सकते हैं। इसके पीछे की वजह बिहार का बजट है। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपया जो देना है स्वरोजगार के लिए, तो मान लीजिए कि 10,000 रुपया उन्होंने सीड मनी दिया है, तो रिमेनिंग 1,10,000 रुपया उनको देना पड़ेगा।
अगर यह मानवीय लिया जाए कि ये आंकड़ा 1 करोड़ का ही है, तो 1,90,000 रुपया इंटू 1 करोड़, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये तकरीबन 1,90,000 करोड़ रुपया आता है। अब ये सरकार कहाँ से देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अभी जो बजट है वो सरकार का लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, और 26-27 का बजट ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेगा तो 3,70,000 करोड़ के आसपास जाएगा। अगर उसमें 1,90,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसमें दे दिया जाए तो फिर ये बजट में बाकी खर्च कहाँ से आएगा। खैर, पीके चुनाव में मिली हार के आंकलन का सच जो लेकर के आए, हमने एज इट इज आपको बताया। अब दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। दूसरे सेगमेंट में बिहार की सियासत के बाद महाराष्ट्र का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में भी खींचतान चल रही है। इसी का विश्लेषण हम आपको दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट बैठक से शिवसेना शिंदे गुट के कई मंत्री गैर हाजिर रहे। कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई तो मौजूद थे, लेकिन शिवसेना के कई अन्य मंत्री नजर ही नहीं आए। हैरानी की बात है कि शिवसेना शिंदे गुट के बाकी मंत्री कैबिनेट मीटिंग के समय मंत्रालय में ही थे। इस घटनाक्रम को बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ते मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों की नाराजगी की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं। इन दिनों एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शायद ऑल इज वेल नहीं है। मंगलवार को जब फडणवीस कैबिनेट की बैठक हुई तो एक बार फिर ये दरार साफ नजर आई। इस कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई मंत्री नदारद दिखे। मंगलवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अपनी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई तो मौजूद थे, लेकिन उनके दल का कोई और मंत्री मीटिंग में नजर नहीं आया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त फडणवीस कैबिनेट की बैठक चल रही थी उस वक्त शिवसेना कोटे के मंत्री मंत्रालय में ही मौजूद थे। कैबिनेट बैठक मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर चलती है और सभी शिवसेना के मंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठे रहे, यानी शिवसेना ने इस अहम बैठक का बायकॉट किया। दरअसल ये पूरा मामला बीएमसी चुनाव से पहले शिवसैनिकों को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर शुरू हुआ। शिवसेना का आरोप है कि डोंबिवली में कई शिवसैनिकों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। सहयोगी दल शिवसेना के नेताओं को अपने साथ ले जाने की इस कोशिश में गठबंधन में दरार पैदा कर रहे हैं। इसका सीधे स्थानीय समीकरण से लेना देना है, इसका सीधे तौर पर स्थानीय स्तर के चुनाव से लेना देना है। इसमें बहुत बड़ा पिक्चर कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जो युति है वो पहले की तरह इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगी। यह हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम छोटे चुनाव थोड़ा अलग अलग होकर लड़ें ताकि तमाम इलाकों में कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सीएम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे तो वहां शिवसेना के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। शिंदे गुट के नेताओं ने डोंबिवली को लेकर शिकायत की कि आखिर बीजेपी को वहां शिवसेना नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्या थी। इस पर फडणवीस ने दो टूक कहा कि इसकी शुरुआत तो शिवसेना की तरफ से हुई थी। उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी। आप करेंगे तो ठीक और बीजेपी करेगी तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद ही बीजेपी ने डोंबिवली में शिवसेना के लोगों को अपने पाले में लिया। जब आप लोग दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ लेते हैं तो फिर आपको भी शिकायत करने का हक नहीं। अब से एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को प्रवेश मत दीजिए, लेकिन इस नियम का पालन दोनों पार्टियों को करना होगा। कुछ जगह हुई है शुरुआत, शिवसेना ने भाजपा के कुछ पदाधिकारी लिए हैं, भाजपा ने शिवसेना कुछ पदाधिकारी लिए हैं, जो कि नहीं होना था लेकिन हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में नगर पंचायत के चुनाव में, महानगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिलती है वो इधर उधर जाते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो शिवसेना का धनुष से बांध लिया है, धनुष से बांध का नहीं मिला तो बीजेपी का सीट लिया है, दोनों नहीं मिला तो घड़ी का लिया है। तो ये कई जगह हुआ है, लेकिन महायुति में इस प्रकार के लोकल लेवल पर हुआ है। निश्चित रूप से इस पे हम और अध्ययन करेंगे। यानी शिवसेना के मंत्री इसलिए दूर रहे ताकि वे बीजेपी को ये संदेश दे कि जैसा हो रहा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों के कैबिनेट बैठक से गैर हाजिर होने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। मला त्याच्याबद्दल काय माहिती नाही, मला ते जाणवलं पण नाही, कारण मी एकनाथराव आणि देवेंद्रजी आणि CS असं बसतो आणि मला असं वाटलं, कारण आमचे पण मकरंदाबा पाटील नव्हते, दत्ताभाऊ भरणे नव्हते, मुश्रीफ साहेब पण लवकर निघून गेले कारण त्यांना जायचं होतं, तर माझा असा समज झाला की आज छाननी आहे, म्हणजे ह्याची अर्जांची 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीची, आणि त्या छाननीमुळं संख्या रोडवली का काय असा माझा अंदाज होता, म्हणजे मला वाटत होतं, परंतु नंतरच्या काळामध्ये मी त्या मीटिंगमधनं इकडं निघून आलो। महाराष्ट्र के सियासी जानकारों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शिवसेना और बीजेपी में तगड़ी अनबन चल रही है। दोनों दलों के बीच गार्जियन मिनिस्टर के पद को लेकर पहले ही विवाद है। रायगढ़ समेत 2 जिलों के प्रभारियों को लेकर भी विवाद है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से यहां शिकायत भी की जाती रही है कि उनसे ज्यादा तो अजीत पवार और उनके समर्थकों को सरकार में ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसे लेकर कई बार खींचतान हो चुकी है। इस बीच अब डोंबिवली प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है और अब कैबिनेट बैठक के शिंदे गुट के मंत्रियों की गैरहाजिरी और उसके बाद हुई मीटिंग ने संकेत दे दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। आने वाले चुनावों से पहले ये दरार सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। सियासत से अब आपको सीधा लिए चलते हैं तेंदुए के आतंक की तरफ, दहशत की तरफ, वो भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से तेंदुए के हमलों की खबरें आई हैं। कभी खुले खेतों में, कभी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में तेंदुए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। कई इलाकों में तो तेंदुए का मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले रहा है। तेंदुए का आतंक इतना बढ़ गया है कि आज देवेंद्र फडणवीस सरकार को कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग तक बुलानी पड़ी। महाराष्ट्र में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की हैं। नाशिक जिले के महात्मा नगर इलाके में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में पाया गया। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में 9 लोग घायल हुए, जिनमें वन विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। शुक्रवार की घटना अभी ताजा ही थी कि सोमवार को नासिक के भोंसले मिलिट्री स्कूल में भी तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली। दहशत की ऐसी ही तस्वीर पुणे जिले के शिरूर इलाके में सामने आई, जहां एक गांव में 13 वर्षीय लड़का तेंदुए का शिकार बन गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री और इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में तेंदुए के बढ़ते हमलों को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार की तरफ से तत्कालीन और दीर्घकालीन उपायों की घोषणा की गई। बिबट्यांचं नियंत्रण करण्यासाठी केंद्रीय वन्यजीव मंत्रालयाने परवानगी दिलेली आहे आणि म्हणून भविष्यकाळामध्ये त्याची वाढ होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जातील। त्यासाठी त्याला इंजेक्शन दिले जातील किंवा अन्य काही उपाय केले जातील, परंतु बिबट्याची संख्या कमी करण्यासाठी पूर्ण यंत्रणा तयार झालेली आहे। तत्कालीन उपायों में तेंदुए के हमलों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाएगी। ड्रोन सर्विलांस के जरिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर तेंदुओं को इंजेक्शन देकर पकड़ा जाएगा। दीर्घकालिक उपायों में तेंदुओं की नसबंदी करने की बात कही गई है। पकड़े गए नरभक्षी तेंदुए को रखने के लिए पुणे जिले में 2 रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने के लिए तुरंत स्थान चयन कर योजना तैयार की जाएगी। अन्य स्थानों पर मौजूद रेस्क्यू सेंटर्स की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में तेंदुआ शेड्यूल 1 में शामिल है। इस कारण नरभक्षी तेंदुए को पकड़ने या मारने पर कानूनी प्रतिबंध है। कैबिनेट में तेंदुओं को शेड्यूल 1 से हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला भी लिया गया है। सरकार तेंदुए के आतंक को राज्य आपदा संकट के रूप में लेने पर भी विचार कर रही है। इस बीच वन विभाग की चुनौतियां बड़ी हैं। एक तरफ इंसानों की सुरक्षा और दूसरी तरफ वन्यजीव संरक्षण का संतुलन बनाए रखना।